अनोखे रिश्ते। जहां आरा चुप भी कर जा मेरी बच्ची, मुझे तो हौल उठ रहे हैं तेरा रोना देख के, सोचने दे मुझे ऐसा करूं कि तुझे रुलाने वाले खुद खून के आंसू रोएं। इफ़्फ़त आरा जज्बाती लहजे में बोली, आखिर को बड़ी और चहीती बेटी थी उनकी, इसके किसी भी मसले पर कैसे जज्बाती ना होती। अरे अम्मा, शौहर तो छोड़ो, औलाद भी अपनी नहीं रही। अब बड़ी भी सुबह ही सुबह उठकर बैठ जाती हैं, पता नहीं क्या जंतर मंतर फूंकती रहती हैं दिन चढ़े तक। मेरा लाडला फरमाबरदार मुईस कहता है, अम्मा आपकी पसंद की हुई लड़की लाकर मुझे घर को जहन्नम नहीं बनाना। मेरे लिए तो दुल्हन दादी भी पसंद करेंगी। दादी अलग सदक़े वारी जाती हैं पोते की बातें सुनकर। अरे जिस नंद ने सारी जिंदगी मुझे जलाया तड़पाया, आज तक चीन न लेने दिया, वो तो इसी की बेटी को सर पर लाके बिठाएंगी, देख लेना। वो सौ करके बोली तो इफ़्फ़त आरा को मजीद जोश आ गया। अरे ऐसे कैसे लेके आएगी, तो उठ जरा टेलीफोन खिसका ला और मेरे तकिए के नीचे से डायरी निकाल कर पीर बाबा का नंबर मिला जरा, मैं देखती हूँ तेरी सास की मक्कारियां पीर बाबा की करामत के आगे। और पिछली बार तुझे जो पोड़ियां बना के दी थीं पीर बाबा ने के दूध में घोल कर सब घर वालों को पिला देना, वो तो पूरा किया कि नहीं तूने अमल। वो फोन का रिसीवर उठाकर रुक कर जहां आरा से पूछने लगी तो वो मुंह बनाकर रह गई। क्या था अम्मा अमल? पूरे 8 दिन किया था, 12,000 अलग ले लिए। अब के पीर बाबा ने पर असर खाक होना था। उल्टा एक दिन मुईस के अब्बा को शक पड़ गया, जब मैं दूध में पुड़िया डाल रही थी तो वो किचन में आ गए। शुक्र है ज्यादा कुर्रीदे नहीं, वरना तो आपको पता है उनकी आदत का, एक बार जिस बात के पीछे पड़ जाएं बाल की खाल उतार डालते हैं। वो खासी नाराजगी से गोया हुई, ए जहां आरा तुझसे आ तो कोई अमल में गड़बड़ हुई होगी, आ तेरा शक तुझे ले डूबा। याद नहीं, पीर बाबा का कहना है कि रत्ती भर शक भी मेरे अमल को बेकार कर डालता है। जो काम भी करो, जो अमल भी करो, पूरे ईमान से करो। उन्होंने बेटी को लताड़ा तो वो शर्मिंदा सी नजर आने लगी, पर कुछ असर हुआ ना मुईस पर ना उसके अब्बा पर। तो मेरे दिल में आई के पैसे जाए ही ना हो गए हों। इफ़्फ़त आरा अब पीर बाबा से गुफ्तगू फरमा रही थी, मेरी बच्ची पर रहम करें पीर बाबा, इसकी जादूगरनी जैसी सास ने सारे घर को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। जो जुल्म के पहाड़ तोड़ती है वो अलग है। मेरे इकलौते बेटे के रिश्ते का भी जिक्र किया था, अब से के दुश्मन कहीं काम बनने ही नहीं देते। जहां जरा बात बुनती है ऐसी ऐसी बातें करके आ जाते हैं कि 4 जगह से मेरे शहजादे से बेटे का लोग खुद आकर इनकार कर गए। लहजे में रक्कत तारी किए वो अपने मसाइल पीर बाबा को बता रही थीं। 2 काले बकरे जी हाजिर पीर साहिब, 25,000 जी मुझे पता है। अब जैसे वली का इस दुनिया और दुनिया के पैसों से क्या लेना देना, पर मुवक्किल तो नजराना लेंगे ना। नाजी, हम जैसे लोगों ने आप पर शक करके गुनहगार होना है, वो अकीदत से दोहरी ही हो गई। कुछ ऐसे ही तासुरात जहां आरा के चेहरे पर भी नमूदार हो गए। बस जी इस बार कोई अमल कोई वजीफा करे बाबा जी, मेरी बच्ची बड़ी परेशान है। जी नहीं नजराना देने में खुद आऊंगी। जी पीर बाबा जी, अल्लाह आपको 1000 साल सलामत रखे। उन्होंने फोन रख कर कहा, बस तो देख जहां आरा अब की बार का अमल तेरे सास तेरे पैरों में ना आगरे, फिर कहना बकरे तो मैं खुद कर लूंगी, 25,000 का बंदोबस्त उन 2 दिनों में तुझे करना पड़ेगा। इफ़्फ़त आरा पानदान आगे खिसका कर उसका जायजा लेते हुए कहा, वही तो सोच रही हूँ अम्मा, पिछली दफा तो 12,000 की कमेटी निकली थी तो इसे इसी में से दे दिए थे, अब पैसे कहाँ से लाऊं? मुईस के बाबा तो कभी भी ना देना ही वो उन बातों को मानते हैं। फरहत कब आएगी कॉलेज से? इससे उधार पकड़ लेती हूँ, अगली BC डाल के चुपका दूंगी। जहाँ आरा को आखिर एक रात बहन की सूरत में सुझाई दे ही गई। ये टीपू कब तक आता है दफ्तर से पैसों की तरफ से मुतमईन होकर जहाँ आरा को भाई का ख्याल आया। टीपू आजकल परेशान है, बता रहा था कि प्रमोशन होती होती रह गई मेरे बच्चे की, इससे कई साल जूनियर जो अभी नया आया था इसको तरक्की दे दी बास ने, बंदिश करा रखी है दुश्मनों ने। फरहत है तो अच्छी भली सूरत की, मेरी बच्ची हजारों में तनख्वाह है, सरकारी नौकरी पर रुखसती कराने में सस्ती से काम ले रहे हैं ससुराल वाले, पर मैं भी देख लूंगी एक एक को। अम्मा भर भर के दिल की बड़िस निकाल रही थी और जहां आरा ताइदी अंदाज में सर हिलाए जा रही थी। सईदा नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करके अपने कमरे से बाहर आईं तो फजर का टाइम निकलता देखकर उल्टे पांव वापस समन के बिस्तर की तरफ गईं। उठ जाओ समन, जल्दी से, नमाज का टाइम निकल रहा है बेटा। उन्होंने इसकी चादर भी खींच डाली। तब समन आंखें मिलते उठी, वो खुद जल्दी से किचन की जानिब आ गई। बेटे के बंद कमरे की जानिब निगाह गई तो बस ठंडी आह भर कर रह गई। इमरान की शादी के बाद भी आज तक नाश्ता माँ ही देती थी। बहू बेगम दिन चढ़े उठती, अपनी मर्जी का नाश्ता बनाकर नोश फरमाकर सीधा माँ के घर सुधार जाती और वापसी इमरान की वापसी से महज आधा घंटा पहले होती। शादी के 3 साल बाद भी आज तक इसका यही दस्तूर था। खुद 1-2 बार दबे लफ्जों में बहू से बात की, गोया एक क़यामत सुगरा को आवाज दे दी। बहू बेगम ने वो सुनाई कि वो तकती रह गई। वो तो शुक्र है समन कॉलेज गई हुई थी, वरना वो अपनी माँ के साथ ये बदतमीजी बर्दाश्त न कर पाती।
बेटे से कुछ कहती तो ऐसी नज़र से देखता तो शर्मिंदा ही हो जाती। इमरान अपने किसी दोस्त की बहन से शादी करना चाहता था, पर सदा की हमदर्द सजदा बेगम अपनी जुटेन इफ़्फ़त आरा का बोझ कम करने के लिए सिफत इरा को बया लाइन। सिर्फ इफ़्फ़त आरा जब बया कर आए तो पता नहीं कैसा वहम लाहिक हुआ कि सारे रिश्तेदार उनके पहनने ओढ़ने के खिलाफ हैं। उनको खुश देखकर सब उन पर जादू टोना कराते हैं, अमलियात के जरिए उनके घर में फूट पड़वाना चाहते हैं और तंग दस्ती लाना चाहते हैं। दिमाग में रेंगने वाले ये कीड़े अगर उसकी वक्त मुनासिब अंदाज में झाड़ दिए जाते तो ठीक था, पर कौन करता। उनके शक की नौयत बच्चों के बाद बदल गई थी। बच्चा बीमार हुआ तो फुला ने अमल करवाया, फुला बेटी की पोजीशन नहीं आई, फुला रिश्तेदार ने कुछ करवाया होगा। अपनी तरबियत का ये पहलू उन्होंने अपनी सारी औलाद में मुंतकिल कर दिया। यूं फ़कीरों के पास हर मसले का हल ढूंढने वाला ये ख़ानदान हज़ारों रुपए इसी मसरफ में झोंक आता और अल्लाह के नाम पर ना तो दिल में खौफ था ना देने के लिए एक रुपया। बेटियां जिस घर में गई अपनी बदफितरत और इसी फजूल शख्स की बदौलत ना तो खुद किसी ख़ानदान को अपना बना सकें और ना उनकी हो सकी, उल्टा ससुराल वालों की जिंदगी अजीरन करके रख दी थी। गुजरते सालों में इफ़्फ़त आरा बेवा भी हो गईं और उनकी आदत और खसलत में कोई फ़र्क ना पड़ा। समन भी माँ की मदद को किचन में आ गई। दोनों माँ बेटी ने मिलकर नाश्ता बनाया। इमरान नाश्ता करके ऑफिस चला गया। समन अभी नाश्ता करके चाय पी रही थी। आजकल पेपर्स के बाद फारिग थी तो इसलिए इत्मीनान से बैठी थी, वरना इस वक्त तो वो इमरान के साथ ही चली जाया करती थी। साजिदा भी बेटी के साथ ही अपनी चाय लेकर आ बैठी। जाली बड़ा दरवाज़ा खोलकर भारी भरकम जसामत की इफ़्फ़त आरा दाखिल होकर साजिदा बेगम का दिल हिला गई। उनके इमरजेंसी दौर अक्सर होते थे और खासे फसाद लिए होते थे, सो उन्होंने घबराहट के मारे आज भी चाय वापस टेबल पर रख दी और उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई। ताहम समन की तरफ से ऐसा कोई मुजाहरा नहीं हुआ। इसने सिर्फ सलाम किया, जिसका जवाब देना उन्होंने गवारा नहीं किया। समन के माथे पर नागवारी से बिल पड़ गए। उनकी हरामत के बेसरोपा वजह होती और उसके पीछे एक फजूल बहस और इख्तिताम एक जगह पर होता। उम्मी बेचारी तो उनकी तसल्ली कराने में हलकान हो जाती और बालाखर दम सादा कर चुप हो जाती। साजिदा बेगम, मुझे पता होता कि मेरी जिस बच्ची को बड़े अरमानों से तुम बया कर लाई थी उसके साथ ये सलूक करोगी तो हरगिज इसको यहाँ ना ब्याहती। हाय मेरी बदनसीब बच्ची, कैसे नाकदर लोग पले पड़ गए। समन कुछ बोलने लगी थी कि अम्मा की घुरी इसे चुप करवा गई। भाभी बेगम अब बैठन तो तसल्ली से बात करे। क्या हो गया है? अल्लाह गवाह है कि मैंने सिफत आरा और अपनी समन में कोई फर्क रवा नहीं रखा। साजिदा ने उनका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाते हुए कहा। उन्होंने गुस्से से हाथ चटक दिया, पर बैठ जरूर गई। इतने भारी भरकम हुब्से के साथ कितनी देर खड़ी हो सकती थी? अरे रहने दो बीवी, अगर मेरी बच्ची को अपनी बेटी समझती तो आज इसकी औलाद हो गई होती। वजह सुनकर साजिदा का मुंह खुला का खुला रह गया, जबकि समन के तेवरी के बिल मजीद गहरे हो गए और चेहरे के जाविये भी बिगड़ गए। ताहम वो खामोश रही। भाभी, ये तो अल्लाह का काम है और जब किसे चाहे नवाज दे। अली शादी को थोड़ा ही तो अरसा हुआ है, अल्लाह ताला हमें भी देगा इंशाअल्लाह। और मुझसे भला ज्यादा किसे खुशी हो गई कि मेरे इकलौते बेटे की नस्ल उगे बड़े। साजिदा ने रसान से उनको समझाने की कोशिश की। ये बीबी बस कर अपने ये ढोंग, पीर बाबा ने खुद तुम्हारा नाम लिया है। और पीर बाबा का नाम सुनकर साजिदा बेगम में एक तवील सांस ली। वो तो मैं अपने किसी और मसले के लिए गई तो लगे हाथों सिफत आरा का हिसाब भी करवा लिया। साफ कह दिया कि बीबी, जब तक तेरी बेटी की सास जिंदा है इसने तेरी बेटी के बच्चे नहीं होने देना। ऐसा अमल करा रखा है इसने, और मैं कहती हूँ कि मेरे घर में ना तो कभी सुकून नामी शय का अमल दखल हो सकता है जब तक ये कमबख्त पीर बाबा जिंदा है। साजिदा बेगम की जुबान कैसे पीर बाबा की शान में गुस्ताखी कर रही है, नामुराद जलाकर भस्म कर देंगे उनको पता चल गया। तो इफ़्फ़त आरा बोली, समन तुम जाओ यहाँ से। साजिदा बेगम ने गुस्से से कहा, जा रही हूँ, पर याद रखिएगा जिस दिन इस मनहूस बाबे का मुझे पता मिल गया ना, मैं उसके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगी। लोगों के घरों में फसाद डलवाने के जुर्म में। पांव पटखती अपनी ताई की आंखों में आंखें डालकर कहती चली गई कि ताई कानों को हाथ लगाकर इस्तिग़फ़ार करती रही। देखिए भाभी बेगम, मैं आपे को एक नहीं कई हजार बार बता चुकी हूँ कि जिंदगी में रूनुमा होने वाली हर बात, हर अमल और वक्त और वाक़या मिन जानिब अल्लाह होता है। हम तो बेबस इंसान हैं। मैं आपको कुन अल्फाज में यकीन दिलाऊं कि मैं उन तावीज़ गंडों और अमलियात वगैरह पर यकीन नहीं रखती। हाँ तो इतनी ही अगर पाक साफ हो तो उठाओ करुन। इफ़्फ़त आरा चमक कर बोली। साजिदा बेगम ने बेसाख्ता इस इस्तिग़फ़ार किया। भाभी बेगम, मुआफ़ कीजिएगा, करुन पाक जैसी मुक़द्दस किताब अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए उतारी है, न कि हम जैसे गुनहगार बुंदों के झूठ सच जाने को। अरे अम्मा, आप इतनी देर में इफ़्फ़त भी आंखें मलती आई तो साजिदा को बहुत कोफ्त हुई। कम अज़ कम इस वक्त वो बहू बेगम की मौजूदगी नहीं चाहती थी। पता था कि उन दोनों को इकट्ठा संभालना दुश्वार होगा, और हुआ भी यही। इफ़्फ़त आरा ने अपनी बेटी से अपनी आमद की वजह बताई तो
इसने सर पर हाथ मार मार कर वो रोना पीटा डाला कि पहले तो साजदा बेगम से चुप कराने की कोशिश करती रही, फिर खुद ही हाथों में सर थाम कर बैठ गई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उन जाहिल औरतों को कैसे चुप करवाएं। ये सब सुनकर समन एक बार फिर कमरे में आई तो वहां की सूरत-ए-हाल पर उसका खून खौल गया। वो दोनों माँ बेटी उम्मी को देखकर तेज तेज कुछ बोल रही थी और उम्मी आंसू भरी आंखों से बोलने की कोशिश करती, फिर बेबसी से चुप हो जाती। चुप मैं कहती हूँ, चुप कर जाएं आप लोग खुदा के लिए, इसने इतनी जोर से कहा कि थोड़ी देर को तो वाकई वो दोनों ख्वातीन चुप हो गई। ताई जान मुआफ कीजिएगा, अगर इसी तमाशे के लिए ही आई है यहाँ तो प्लीज जहमत ना किया करें, रिश्तेदारी के नाते तो आपने कभी यहाँ कदम नहीं रखा, इल्जामात ही लगाने आए। जब भी आए क्यापे की बेटी साहिबा रोज अपने दर्शन आपको करा तो आती हैं, अल्फाज किस्म दलीलें कोई भी चीज़ आपको मुतमिन नहीं कर सकती। अब मैं कहती हूँ कि आप जो कर सकती हैं करें, बस यहाँ आने से परहेज कीजिएगा वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उठे उम्मी अब अपने कमरे में चली। ये सिफत आरा का तो मुन खुला का खुला रह गया। इसके इस कदर दो टोक रवैये पर सिफत आरा खूनखार नजरों से नंद को देखती रही, फिर चीख कर बोली, मेरा घर है ये, और मेरी माँ को यहाँ आने से रोकने वाली तो कौन होती है। समन एक बार फिर बोलने लगी थी कि साजिदा ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अरसलान के दफ्तर से आते ही भाभी ने जल्दी से खाना लगा दिया बच्चों को। वो स्कूल से आते ही खाना दे चुकी थी, अब वो आराम कर रहे थे। अभी अरसलान हाथ धोकर टेबल तक आए ही थे कि अटला घंटी पर एक बार फिर उठकर दरवाजे तक गए। फिर उनकी पुरजोश सी आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर टीपू को साथ लिए अंदर आए। हाँ भाई किरण, टीपू भी खाना खाएगा, तुम रोटियां और दाल दो। वो कुर्सी घसीट कर बैठे, साथ में टीपू को भी हाथ पकड़कर साथ वाली कुर्सी पर बिठा दिया। नहीं भाई मैं खाना नहीं खाऊंगा, आप तकल्लुफ मत करें, अम्मा का पैगाम देने आया था, मैं आपको याद कर रही हैं, शाम को चक्कर लगा लेना। भाई का इस कदर रूखा जवाब वो दुख से बस उसे देखकर रह गए, जबकि किरण भाभी जो रोटियां डालने के लिए खड़ी हो रही थी फिर से बैठ गई। और टीपू सुना, क्या हाल है, घर में सब कैसे हैं, अम्मा अब्बा तुम्हारी जाब कैसी जा रही है। अरसलान ने खाना खाते हुए टीपू से पूछा। सब ठीक है भाई, जाब भी बस ठीक ही जा रही है, दुश्मनों का बस नहीं चलता कि रोजी रोटी भी बंद कर दी, प्रमोशन होते होते रह गई। अम्मा की तरबियत की जुड़े दूर तक फैली थी। अरसलान भाई ने एक नज़र खाना खाती किरण को देखा, फिर खाना खत्म करते हुए रसान से बोले, देखो यार, तुम तो पढ़े लिखे नौजवान हो, तुम कम अज कम उन फरसूदा ख्यालात का मालिक नहीं समझता था। जिंदगी मौत रिस्क बीमारी हर काम अल्लाह की तरफ से है और उसकी मर्जी से होता है। जिस दिन तुम लोगों ने इस हकीकत को कबूल कर लिया, यकीन करो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मेरा अम्मा और तुम लोगों से नजरियाती इख्तिलाफ यही तो था जिसने मुझे अपने माँ बाप का घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह बहुत नाराज होता है, बदगुमानी पालने वाले इंसान से नाहक तोहमत और इल्जाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। वो इसे समझाने लगे, बस करें भाई, अब क्या हमारा साथ देंगे, अब तो खुद ही दुश्मनों से मिले हुए हैं, वरना आज यूं अलग ना होते हमसे। वो मुंह बनाकर बोला तो अरसलान भाई हैरान रह गए। अच्छा चाय तो पियोगे ना, उन्होंने सर झटक कर सुला जो अंदाज में पूछा। नहीं बस मैं अब चलता हूँ, पिछली दफा भी एक बार यहाँ मीठा खा लिया था तो पूरा एक हफ्ता बिस्तर से नहीं उठ सका था। वो किरण भाभी को देखकर बोला तो अजियत का वही एहसास भाभी के अंदर उतर गया जिसे इस घर में रहते हुए हर बार उनको महसूस होता था। जबकि अरसलान ने बहुत मुश्किल से कुछ कहने से बाज रखा और टीपू के साथ चलते हुए इसे बैरूनी दरवाजे तक छोड़कर आए थे। अरसलान पर अपनी माँ और बहनों की गहरी छाप इसलिए ना पड़ सकी थी कि मैट्रिक करते ही इसके चचा दुबई में मुकीम थे, उन्होंने इसे वहीं बलवा लिया था। चचा का खुश्क मेवाजात की बरामद का काफी काम बढ़ गया था। दूसरा अब्बा भी इस वक्त जिंदा थे, सो उन्होंने अरसलान भाई को दुबई चचा के पास भिजवा दिया। इसने छोटी उम्र से अमली जिंदगी में कदम रखा था और जिंदगी की हकीकतों का सामना करना जान गया था। कमाने के साथ साथ तालीम का सिलसिला भी जारी रखा। चचा जैसे मामला फहम बंदे का साथ इसमें बहुत सी मुस्बत तब्दीलियां लाया था। 7 साल दियार गैर में रहने के बाद जब वो पाकिस्तान वापस लौटा तो अपने कारोबार यहाँ छोटे पैमाने पर शुरू किया, जो कि बाद में काफी अच्छा चल निकला। तो उसने परदेश जाने का ख्याल फिर दिल में ना आने दा। चचा अलबत्ता अब भी वही थे, दुबई उन्हें रास आ गया था। शायद इफ़्फ़त आरा बहुत छान फटक कर किरण को बया कर लाई, मगर वो 1 साल में ही घबरा गई। किचन में काम के दौरान इफ़्फ़त आरा और जहां आरा अचानक छापा मारती चलू, ये तो फिर भी बर्दाश्त था, मगर उनकी बातें सालन में कुछ मिला तो नहीं दिया किसी के कहने में आकर। इफ़्फ़त आरा के सवाल पर किरण हैरत व इस्तेजाब से उनको देखती। क्या मतलब उम्मी? वो हैरत से सवाल करती तो हंसी से मजीद इसका दिल जलाती। ऐसी भी मासूम न बनूं,
जरा पहले खुद तो चखो। सौम की पाबंद किरण नमाज के स्टाइल में दोपट्टा बांधे रखती, साथ साथ अपनी उम्मी के कहने के मुताबिक दुरूद पाक का विर्द करती रहती। पहली बार इफ़्फ़त आरा की इसके अंदाज पर नजर पड़ी तो उसके हिलते लब उन्हें हिला गया। फौरन ही आकर उसके हाथ से सालन का चमचा लिया और लगे कस्में उठवाने की कौन सा अमल कर रही थी। पढ़ पढ़ कर उनको मारना चाहती है और उसकी घर की जागीर संभालना चाहती है। वो तो सुनकर दम ही रह गए। खुदा की कसम, उम्मी घर से ही आदत है, किचन का काम हो या सिलाई कढ़ाई का, मैं दुरूद पाक का विर्द करती रहती हूँ। वो रूहानसी होकर बोली, खबे रहने दो बीबी, डरा में हम सब जानते हैं उन किस्सों को। इस घर में रहना है तो ये अमलियात दम और दुरूद नहीं चलेंगे। उन्होंने उंगली उठाकर उसे मुतनब्बे किया तो वो अपने आंसू छुपा कर चुप ही हो गई। अरसलान से जिक्र करना ना भूली। रफ्ता रफ्ता इसके लिए फ़राइज़ की अदायगी भी इस घर में मुश्किल हो गई। इसकी नमाज कर उनकी आदत को घर में किसी भी बीमारी या परेशानी से जोड़ दिया जाता है कि सारा सारा दिन मुसला बिछा के जहाँ वजीफे किए जाते हों वहाँ कैसे सिख का सांस नसीब होगा। अरसलान का साथ था जो ऐसे जाहिल लोगों को बर्दाश्त कर रही थी। 3 साल के अरसे में 2 बच्चे हो गए। ना तो खुद को उनके मुताबिक ढाल पाई, ना उनको बदलने में कामयाब हो सकी। पर मामला तो तब खराब हुआ जब छोटे बच्चों को भी वो उन फजूलियात में मुलव्वस करने लगी। उनके घर रिवाज था किसी भी बीमारी की सूरत में डॉक्टर के साथ साथ किसी आमिल बाबे टाइप लोगों से जरूर इस्तिफादा किया जाता। पूरे घर के ख्याल में बीमारी या परेशानी का ताल्लुक अल्लाह से नहीं बल्कि रिश्तेदार जो उनके दुश्मन थे उनकी तरफ से किराए गए किसी अमल का नतीजा होती। अरसलान का बेटा तलहा एक दफा हेजे का शिकार हो गया। अरसलान बिजनेस का सिलसिले में बाहर था। इफ़्फ़त आरा टीपू के साथ बाबे के पास ले गई और दम करा कि कोई 10-12 तावीज़ गिले में पहना के लिया और मिर्चों के धोई और लाल बली दवाइयों से इलाज शुरू किया गया। नतीजा ये निकला कि एक ही दिन में बच्चे की हालत इस हद तक बिगड़ गई कि इसे अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। अरसलान जो अब तक सिर्फ नज़रअंदाज कर देने की पॉलिसी अपनाए हुए था, माँ और भाई पर खूब बिगड़ा। इफ़्फ़त आरा कौन सी चुप रहने वाली थी। सारा इल्ज़ाम ही किरण की अम्मा के साथ रख दिया कि बच्चे को कुछ खुला दिया है बकौल उनके बाबा के, और बाबा ने ही पेशगोई की थी कि पहले बच्चे की हालत बिगड़ जाएगी लेकिन उनका अमल इसे मौत के मुंह से खींच लाएगा। अरसलान पहली दफा कुछ सोचने पर मजबूर हुआ। इसकी सोच ने अमली कदम तब उठाया जब इस वाकये के महज हफ्ता बाद इसे अपनी बेटी जो कि इस वक्त बमुश्किल 5 साल की थी गिल्ली के बीच में हिरासाहे खड़ी दिखाई दी। उसके हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। अरसलान को किरण की लापरवाही पर शदीद गुस्सा आया कि बच्ची को भले ही अपना मोहल्ला और जान पहचान के लोग थे, बाहर क्यों भेजा। पर बच्ची से सूरत-ए-हाल पता चलने पर उसके खून में शरारे दौड़ गए। मैं तो सो रही थी पापा, मामा नहाने गई थी। दादी ने गोश्त डाल और कहा जिधर मासी कूड़ा डाल के आती है वहाँ जो काला कुत्ता बैठा हो उसके आगे गोश्त डालकर जल्दी से भाग आना। मामा को मत बताना तुम्हारे ऊपर जिनका साया हो गया है, ऐसा करने से वो भाग जाएगा नहीं तो तुम्हें खा जाएगा। कहकर बच्ची रो दी, पापा गोश्त तो डाल दे वरना जिन मुझे खाना जाए। बच्ची का खौफ से बुरा हाल था और अरसलान का गुस्से से वो सीधा घर आ और किरण को पैकिंग करने को कहा। ऐसा क्या कसूर हो गया हमसे कि घर भी छोड़ के जा रहे हैं। तेरी बीवी और सास ने कोई नई पट्टी पड़ाई होगी। बेटे के तेवर देखकर वो ठिठक ही गई थी। जब वो पथरीले तासुरात लिए बच्ची को सीने से चिमटाए घर में दाखिल हुआ। यहाँ रहकर अब जो कुछ करती हैं वो अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। अम्मा, मैं अब से गुस्ताखी करना नहीं चाहता। अपनी फजूल बातों वहमों और वसवसों में आपे ने मासूम बच्चों को घसीट लिया है। ये देखें इसका रू रू कर बुरा हाल है। वो गुस्से से फट पड़ा। हाँ तो हिसाब कराया है मैंने, इसी से ही ये बात पता चली कि हमारे घर पर जो अमल कई साल पहले दुश्मनों ने करवाया था वो तावीज़ पुराने होकर अब जिन्नात की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। टीपू मेरा बच्चा कब से बेरोजगार फिर रहा है। ऐसे ही तलहा खड़े खड़े बीमार हो गया। फरहत के निकाह के बाद लड़के वाले रुखसती भूल गए तो ये सब मसले ऐसे आसमान से नहीं उतर पड़े। उन सब के पीछे कुछ तो है ना। पर तुमने मेरी पहले कौन सी बात मानी है जो अब मानोगे। वो पीछे हटने वाली नहीं थी। कुछ कहना सुनना बेकार था। यूं अम्मा के वाविले किरण और उसकी अम्मा पर इल्जाम के बावजूद अरसलान ने वो घर इसी दिन छोड़ दिया था। पर घर की खबरगिरी करना कभी नहीं भूला, न ही अम्मा को खर्च की मद में जो माहाना रकम दिया करता था वो देना। वो घर वालों की ज़हनियत बदलने में आज भी इतना ही नाकाम था जितना 4 साल पहले। तितली तितली में कहती हूँ छोड़ो ये रिसाले और उठकर झाड़ो ही दे ले। घर में देख तो जरा सी हुआ किया चली मिनटों में दोबारा गंद हो गया। सफाई पसंद अम्मा से घर की हालत बर्दाश्त ना हुई तो रिसाला पढ़ती बेटी को पुकार बैठी। वो जो अभी महज 20 मिनट पहले ही झाड़ू लगाकर सारे घर को चमका कर डाइजेस्ट लेकर किस्तवार कहानी के शहर में पूरी तरह से गुम थी। किसी दिन अब के ये चहीते दरख्त मेरे हाथों ज़ाय हो जाएंगे और ये लाडली मुर्गियां भी ज़बह कर
के बना के खा जाऊंगी, देख लेना। गजब खुदा का 24 घंटों में 24 बार उन 2 चायतियों की वजह से मुझे घर साफ करना पड़ता है। कभी कभी मैं खुद को जमादार तसव्वुर करने लगती हूँ, बल्कि वो भी इतनी दफ़ा झाड़ू नहीं लगाती होगी जितनी दफ़ा में। अम्मा की मुसलसल पुकार पर इसने रिसाला तकिए के नीचे रखा और खुद कमरे से बाहरी कर एक नज़र सहम में पड़े खुश्क पत्तों पर और दूसरी अम्मा पर डालकर गुस्से से कहा, क्या है अम्मा, सारा काम करती हूँ फिर भी तुम्हें मेरे रिसाले बुरे लगते हैं, जिनको पढ़ने का टाइम ही इतना कम मिलता है। इसने मुंह बनाकर अम्मा से कहा, बेटियों को सलीकामंद होना चाहिए। तितली, माँ बाप के घर का लाड अगले घर का ऐब बन जाता है। माँ बाप की डांट डपट में भी बच्चे की इस्लाह छपी होती है। मुझे पता है कि मेरी बेटी को हर काम आता है, करती भी है, पर दिल लगा कर नहीं, मारे बांधे। मुझे पता है कि सारा दिन भी घर गंदा पड़ा रहे, मैं तुझे याद ना दिलाऊं तो ऐसे ही पड़ा रहे। यही छोटी छोटी बातें औरत की शख्सियत बनाती और संवारती हैं। अब्बा की इकलौती औलाद थी। शादी के 5 साल बाद मिन्नतों मुरादों से पैदा हुई। नाम तो दूर नजफ था, पर अब्बा इसे तितली बुलाते। आयूं दूर नजफ तो सिर्फ कागजात पर रह गया, सबकी तो तितली थी। अब्बा के लाड प्यार की वजह से इसके मिजाज में लापरवाही आ गई थी, जबकि जिस मुतवस्सित तबके का वो लोग हिस्सा थे। 5 साल बाद मिन्नतों मुरादों से पैदा हुई। नाम तो दूर नजफ था, पर अब्बा इसे तितली बुलाते। आयूं दूर नजफ तो सिर्फ कागजात पर रह गया, सबकी तो तितली थी। अब्बा के लाड प्यार की वजह से इसके मिजाज में लापरवाही आ गई थी, जबकि जिस मुतवस्सित तबके का वो लोग हिस्सा थे। अम्मा को पता था कि वहाँ पहले तो तालीम कुछ खास जरूरी नहीं थी। इसने अब्बा से जिद करके मैट्रिक तक पढ़ा, फिर कॉलेज के लिए जिद की तो शहर ले जाकर पढ़ाना उनके बस में न था। हाँ, FA की प्राइवेट तैयारी के लिए किताबें जरूर लाकर दे दी। अब्बा शहर में एक सरकारी दफ्तर में चपरासी थे। अपनी बिसात से ज्यादा बेटी को पढ़ाया और जिंदगी की हर जरूरत मुहैया करने की कोशिश की। महल्ले में 1-2 लोग उसके रिश्ते के खां थे, एक परचून फरोश, एक कारी साहिब। अगरचे उनकी क्लास में ऐसे ही रिश्ते मुनासिब थे, और अम्मा के असरार के बावजूद अब्बा अपनी बेटी के लिए उनको मुनासिब न समझते थे। अम्मा ने कहा भी था कि वो एक चपरासी की बेटी है, उसके लिए ऐसे ही रिश्ते अलिफ के मिनिस्टर के खूब मत देखें। फिर अब्बा ने उन्हें ये कहकर चुप करा दिया था कि मेरी एक बेटी है, मैं देखभाल कर उसका रिश्ता करूंगा। तितली जो मारे बांधे अम्मा के काम में लगे रहती, अब्बा के ख्यालात जानकर बहुत खुश और वाकई किसी शहजादे के ख्वाब बनने लगी। वाह सुबहान अल्लाह, मंडेर से झांकने पर इसे ताई के घर जो मंजर नजर आलिफ इसे देखकर इसे गुदगुदी होने लगी। इसने मोबाइल निकाला, कुछ सोचकर मुस्कुराहट दबाते हुए एक नंबर प्रेस किया। इस वक्त जो मंजर मेरे सामने है वो देखकर अगर मैं तुम्हें ना बताती तो शायद तुम्हारे साथ भी ज्यादती होती। दूसरे अकेले देखने में मजा नहीं आ रहा, वो खिलखिलाकर बोली। तो दूसरी तरफ मुईज तो हैरत से बुत ही बन गया। एक तो इतने दिन बाद उसकी आवाज सुनी थी, दूसरे वो भी इस खुशगवार मोड में, तीसरे इसका इसे खुद से फोन करना। ऐसा किया देख लिया जो नाचीज के साथ शेयर करने को भी तैयार हो गई। वो भी मुस्करा कर बोला, मैं अभी कुछ देर पहले यहाँ पढ़ने के इरादे से ऊपर छत पर आई हूँ, पर नीचे आपकी नानी अम्मा के घर का जो मंजर है, इसे देखकर मैंने कहा समन पढ़ाई तो रोज की जाती है, जबकि ऐसे अनोखे मनाजिर तो जिंदगी में कभी कभार ही देखने को मिलते हैं, जो इससे मुस्तफीद हो लिया जाए। समन की ओअज़ खनक रही थी, जबकि वो नीचे देखते हुए मुसलसल बात कर रही थी। किस्सा यह है कि नानी अम्मा धूप में एक शाही बिस्तर पर इस्तराहत फरमा रही है। गालिबन तबीयत कुछ नासाज है, अर्द गर्द उनकी सारी ही औलाद जमा है, आपकी वालिदा मोहतरमा समेत। हाँ, अरसलान भाई नजर नहीं आ रहे। मुईज चौकस होकर उसकी बात सुनने लगा। ये भी इतनी खास बात नहीं, खास तो हैं चुनी चुनी आंखों वाले बाबा जी, जिनके मैले कपड़े अनकरीब मील का बोझ ना सहार कर लगता है किचते रूहे में तब्दील होकर गिर जाएंगे। गिले में रंग बरंगी मालाएं गालिबन खुद को कोई आला किस्म की रूहानी बुजुर्ग समझने की कोशिश में डाली गई है, और उनको जाकर कौन बताए कि वो इस कोशिश में बिल्कुल नाकाम ठहरे। आओ इपे की नानी अम्मा के बिस्तर के अहम सामने एक शाही कुर्सी पर बरजमान, अब उन्होंने आंखें बंद करके कुछ पढ़ना शुरू कर दिया है। ये भी यकीनन तुम्हारे लिए मामूल की बात होगी। इसने तंज किया तो मुईज खून के घूंट पी के रह गया। अब जरा उन बाबा जी के, अगरचे बाबा जी मैं जिस दिल से सब्र करके कह रही हूँ मेरा दिल जानता है, पर छोड़ो तो कुछ तवक्कुफ के बाद गोया हुई। हाँ, तो बाबा जी के दाईं तरफ एक काला बकरा 30-40 के करीब गुलाब के हार पहने खड़ा है। आपकी उम्मी हुजूर और मेरी भाभी जान इस बकरे के गिर्द गोया उसकी निगरानी पर मामूर है। वो खिलखिलाई तो मुईज बे इख्तियार तवील सांस लेकर रह गया। इसे पता था अब समन ने जो रिकॉर्ड लगाना था। थक तो नहीं गए ना मुईज, इसने मसनूई लगावट से पूछा। नहीं, तुम बोलो। वो संजीदगी से बोला। हाँ, तो अब बाबा जी ने अपनी चुनी चुनी आंखें खोलकर नानी जान की पाइंती की तरफ बैठे परेशान हाल टीपू भाई से कुछ कहा है। नतीजतन अब वो उठ खड़े हुए हैं और वो भी बकरे के करीब आ गए हैं। अब की उम्मी हुजूर और हमारी भाभी जान ने अपना साथ बकरे के गिर्द तोड़ दिया है और वो बाबा जी की बाईं तरफ आ गई है।
ओ नौ लाइव कमेंट्री करते करते समन को हंसी का एक शदीद दौरा पड़ा। मुईज़ अब की बार जो सीन है उफ मेरे अल्लाह। वो हंसी के दौरान बोली। मुईज़ बेशाख्तः पहलू बदल कर रह गया। वो इस सूरतहाल को इंजॉय करता समन की दिलकश हंसी को अपने अंदर उतार लेता। अगर जो ये सारा मामला इफ़्फ़त आरा यानी उसकी नानी अम्मा के घर का ना होता